The lock-in for all categories of pre-IPO investors will be only 6 months. NBFCs having more than 500 crores, they can be investors in what is called the institutional category. खुद का बिजनेस शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योरशिप के लिए खुशखबरी। स्टार्टअप्स को बाजार से पैसा जुटाने की सेबी ने दी मंजूरी। डिस्क्लोजर नियमों में भी ढील। अब आईपीओ की लिस्टिंग के लिए नहीं करना होगा इंतजार। लिस्टिंग का समय 12 दिन से घटाकर 6 दिन किया। सभी आईपीओ अर्जियों के लिए एसबीए भी बनाया जरूरी। लगातार 8वें दिन बाजार में बुल का दिखा दम। निफ्टी पहुंचा 8,400 के करीब। एक आदमी आके सारा चेंज हो जाएगा, ये भी सोचना थोड़ा मुश्किल की बात है। पीएसयू बैंकों में प्राइवेट सेक्टर के लोगों के सीईओ बनाने पर एसबीआई चेयरमैन अरुणधि भट्टाचार्य ने उठाए सवाल। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सीईओ नियुक्त करने भर से नहीं चलेगा काम करने की आजादी भी देनी होगी। L&T IT सब्सिडियरी इन्फोटेक को दिसंबर में करेगी लिस्टिंग से 1800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। कंपनी की दूसरी और सब्सिडियरीज को लिस्ट कराने की भी योजना। हम 1-2 और कंपनी, एक शायद 17 में और एक 18 में लिस्ट करने वाले हैं। सो हम हर साल एक पर जा रहे हैं। आयकर विभाग ने जारी किए इनकम टैक्स रिटर्न के नए फॉर्म। पहली बार रिटर्न में देना होगा आधार नंबर। सभी बैंक खातों का ब्यौरा देना भी होगा जरूरी। सरकारी बैंकों में पूंजी डालने पर वित्त सचिव और वित्त मंत्री के अलग अलग बोल। वित्त सचिव ने कहा, इस साल सरकारी बैंकों को मिलेंगे करीब 18,000 करोड़ रुपए, लेकिन वित्त मंत्री ने कहा अभी कुछ भी तय नहीं। और टैक्स चोरी रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने तैयार की नई स्ट्रैटेजी। अलग अलग टैक्स के आंकड़ों को मिलाकर होगी टैक्स चोरों की पहचान। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। मानसून की रफ्तार हुई तेज। बिहार और झारखंड तक पहुंचा मानसून। इस सीजन में अब तक सामान्य से 21% बारिश, लेकिन मौसम विभाग को अब भी एल नीनो का खतरा। एल नीनो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है प्रशांत महासागर में, और उसका जो एक बुरा प्रभाव मानसून की बारिश में कभी कभी पड़ जाता है, उस फैक्टर को हमारे मॉडल में काउंटर किया हुआ है। दालों की कीमतें 100 रुपए प्रति किलो निकली पार। सरकार ने 5,000 टन अरहर की दाल के इंपोर्ट का किया टेंडर जारी, लेकिन इंपोर्टेड दालों से भी दालों की कीमत घटने की उम्मीद कम। वोक्सवैगन ने उतारा अपनी बेस्ट सेलर वेंट्रो का नया अवतार। बेहतर डिजाइन के साथ ज्यादा माइलेज का दावा। कीमत 7,70,000 से होगी शुरू। और महिंद्रा ने लॉन्च किया मिनी ट्रक जीतो। कीमत 2.5 लाख रुपए। सबसे पहले बात करते हैं सेबी के बड़े और अहम फैसलों की। सीएनबीसी आवाज की खबर एक बार फिर सही साबित हुई है। सेबी ने आज कंपनियों के लिए लिस्टिंग के नियम आसान बनाने से जुड़े कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें सबसे बड़ा है स्टार्टअप की लिस्टिंग के लिए नियमों में ढील देने का फैसला। साथ ही सेबी ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग की समय सीमा 13 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी है। हम आपको बता दें कि इन फैसलों की जानकारी हमने आपको बहुत पहले ही दी थी। Here there will be no cap. That has been removed. The lock-in in the existing normal IPOs is 3 years up to 20% and further 1 year for others. Here, the lock-in for all categories of pre-IPO investors will be only 6 months. So instead of 3 years, it will be only 6 months. In this platform, institutional investors such as private equity, mutual funds and others, and also family trusts, NBFCs having more than 500 crores, they can be investors in what is called the institutional category. Streamlining the process of IPO in this country. That process has been streamlined, and the idea is that the total time which takes now 3 + 12 days
that should be reduced from T+12 days to T+6 days. So the timeline should be reduced, cost will be reduced, and the reach will be reduced. How we can enhance the reach of IPO? तो सेबी के इन बड़े फैसलों पर अब हम करेंगे और विस्तार के साथ चर्चा। इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्राइम डेटाबेस के चेयरमैन पृथ्वी हल्दिया, ब्लूम वेंचर्स के सीएफओ आशीष फफाड़िया, साथ ही हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ हैं, हेमंत गई और कविता कृष्णन। तो इससे पहले कि हम एक्सपर्ट से बात करें, कविता, स्टार्टअप की बात करते हैं। सेबी के ऐलान के मुताबिक अब स्टार्टअप्स के लिए लिस्टिंग कितनी आसान हो जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा पहले के मुकाबले? स्टार्टअप्स के लिस्टिंग को भी आसान कर दिया है। काफी समय से इसकी चर्चा हो रही थी। आज सेबी चेयरमैन ने बताया कि स्टार्टअप्स को लिस्ट करने के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या आईटीपी शुरू किया जाएगा। अब इसमें कौन लिस्ट कर सकता है आपको बताते हैं। टेक इंटेंसिव कंपनीज जिनमें इश्यू के पहले इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग करीब 25% है, और जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें लिस्टिंग के पहले कम से कम 50% इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग होना जरूरी होगा। यहां पर आपको बता दें कि सेबी चाहता है कि इन स्टार्टअप्स में शुरुआत में सिर्फ जब स्टार्टअप्स की लिस्टिंग होगी उसमें सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ही निवेश करें। इसीलिए जो है रिटेल निवेशक को इसके बाहर रखा गया है। इन निवेश का कम से कम लिमिट जो है 10 लाख रुपए यहां पर रखा गया है। साथ ही साथ सेबी का ये भी कहना है कि जो निवेशक ने कंपनी में आईपीओ के पहले पैसे लगाए थे 6 महीने तक उन्हें उसे लॉक इन करके रखना पड़ेगा। ये सामान्य कंपनियों के लिए 3 साल है, यहां पर एक आसान कर दिया गया है। साथ ही साथ लिस्टिंग के बाद जो है डिस्क्लोजर के जो कायदे कानून है स्टार्टअप्स के लिए वो भी आसान कर दिए जाएंगे। इसके अलावा और एक बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि सितंबर तक जो है सेबी एफएमसी का जो मर्जर है वो पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। सेबी टेक ओवर कर लेगा। सेबी कुछ अलग कायदे कानून जारी कर सकता है। वो फिलहाल एफएमसी के कायदे कानून वगैरह स्टडी कर रहा है, अलग कायदे कानून जारी कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसे लागू करने के लिए वो कंपनियों को पर्याप्त समय देगा। जी बिल्कुल कविता, लेकिन हेमंत के पास चलते। हेमंत ये बताए कि सेबी ने सामान्य कंपनियों के लिए भी लिस्टिंग प्रक्रिया आसान की है। किस तरह के ऐलान हुए हैं इसे लेकर आज? देखिए, काफी समय से बात चल रही थी कि जब इशू बंद होता है, आईपीओ आता है, उसके बाद जल्द से जल्द शेयर की लिस्टिंग हो जानी चाहिए। हालांकि पहले भी सेबी ने इस तरह के कदम उठाए थे और लिस्टिंग का समय को कम किया था। अब एक और आगे कदम बढ़ी है सेबी। पहले अब ये 12 दिन के अंदर लिस्ट होने की, 12 दिन के बाद लिस्ट होने की बात थी, अब इसको आधा कर दिया है। 6 दिन के अंदर अब कंपनियां लिस्ट हो सकेंगी। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जिन लोगों ने एप्लीकेशंस लगा रखी होती हैं इशू में, उनका जो ब्याज जो होता है वो उनका कम पड़ जाता है, जो ब्याज जो उनको अकाउंट्स में मिलता है। इसके अलावा एक अनसर्टेनिटी का जो पीरियड होता है वो भी अब कम हो जाएगा। कंपनियां भी यही चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ऐसा हो, और ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है इस लिहाज से। जी हेमंत, चलिए यहाँ पर अब हम हल्दिया जी और आशीष दोनों हमारे साथ हैं, लेकिन उनसे बात करते हैं। हल्दिया साहब, ये जो दोनों नए नियम आए हैं इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये एक क्रांतिकारी कदम माना जाए सेबी की तरफ से, जिसका लंबे समय से इंतजार था? क्रांतिकारी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाएगा, पर काफी मेजर डिसीजन हैं। खास करके 2 डिसीजन जो सेबी ने लिए हैं जिसकी अभी चर्चा हो रही है। तो थोड़ा सा मैं अगर उसके विस्तार में बताऊं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अभी तक एसबा कंपलसरी नहीं था। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए और एचएनआई के लिए कंपलसरी हो गया था, पर रिटेल के लिए कंपलसरी नहीं था। इसके चलते फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म्स और पुराने प्रोसेस जो आईपीओस के थे वो सब चल रहे थे। अब एसबा कंपलसरी करने से जो 3 फायदे होंगे, एक तो कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा, आपकी रीच बढ़ जाएगी क्योंकि एसबा अब करीब पूरे देश में हर एक बैंक ब्रांच में अवेलेबल होगा। इसके अलावा ब्रोकर के टर्मिनल पे, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, रजिस्ट्रार्स के यहाँ भी अवेलेबल होगा, तो आपकी रीच बहुत जबरदस्त बढ़ेगी। और तीसरा जो है कि जो सारा टाइम खराब होता था चेक के रिकंसिलेशन में, क्लियरिंग के अंदर स्टेटमेंट्स बनते थे, रजिस्ट्रार के पास जाते थे, वो सारा टाइम खत्म हो जाएगा। और इसलिए आपकी लिस्टिंग जो है वो जो 12 दिन में होती थी वो 6 दिन में हो जाएगी। मेरे को लगता है आगे चलते हुए जब ये सिस्टम थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा कि शायद आप लिस्टिंग इशू क्लोज होने के 3 दिन बाद ही कर पाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका जो फाइनली सेबी ने अपनाया है कि सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन आए, जितना ज़्यादा हो सके उतना फिजिकल फॉर्म्स कम हो जाएं,
अभी भी ऑप्शन रहेगा फिजिकल फॉर्म्स का, अगर फिजिकल फॉर्म किसी को चाहिए या किसी को अगर एवरेज प्रॉस्पेक्टस चाहिए तो उसको मिल सकता है अगर वो डिमांड करता है, पर एप्लीकेशन जो है वो सारी इलेक्ट्रॉनिक होगी। तो एक बहुत बड़ा कदम है और इससे आईपीओ रिलेटेड जो बहुत कंप्लेंट्स होती थी, डिलेज की, रिफंड ऑर्डर नहीं मिलने की, ये सब वो करीब करीब खत्म हो जाएंगी। दूसरा कदम जो सेबी ने आज उठाया है वो है कदम स्टार्टअप कंपनीज के लिए। तो ये एक रिकग्निशन है कि इस देश के अंदर आईटी, हमारा आईटी का देश है, यहाँ पे बहुत स्टार्टअप कंपनीज आई हैं, बहुत स्टार्टअप कंपनीज ने वेंचर कैपिटल को रिसीव किया है, कई सारी वेंचर ये स्टार्टअप कंपनीज बहुत बड़ी हो गई हैं। और ये एक डर था कि ये कंपनीज कहीं बाहर नहीं चली जाएं लिस्ट होने के लिए, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं इनके साथ वेल्थ शेयर नहीं होगी। तो इंटरनेशनल डोमेन को ध्यान में रखते हुए सेबी ने नई गाइडलाइन निकाली है जिसके अंदर कई सारे रिलैक्सेशन किए हैं कि अगर आप हाईटेक कंपनी हैं, अगर इन सेक्टर्स की हैं तो आपको ये 2, 4, 5 कंसेशन मिलेंगे ताकि वो कंपनी इंडिया में लिस्ट हो। जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टअप्स के बारे में और विस्तार से बात करते हैं। आशीष, आप कैसे देखते हैं क्लियरली अगर हम स्टार्टअप्स के इस फैसले को ही ध्यान में रखें तो? स्टार्टअप्स के मद्देनजर देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। ये जो लिस्टिंग फॉर स्टार्टअप्स है दैट इज समथिंग विच नैस्डैक हैज ऑलरेडी डन इट एंड उसके सक्सेसफुल उदाहरण हम देख चुके हैं। यहाँ पे सेबी ने कोशिश ये की गई कि लिस्टिंग आसान हो जाए स्टार्टअप्स के लिए। तो एक फैसले के तौर पे और एक कदम जो उठाए वो काफी महत्वपूर्ण है। इसका फायदा होगा कि जो मिड सेगमेंट्स में कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप जरूर देख सकेंगे कि कोई कंपनीज आ सकेंगे लिस्टिंग के तौर पे। बहुत छोटी कंपनीज जो है, बहुत छोटे स्टार्टअप्स है, वो नहीं आ पाएंगी क्योंकि बाय लॉजिक अगर आप देखें तो कम से कम 10 लाख के चेक्स उसमें जाने चाहिए और 200 इन्वेस्टर्स आपको लाने पड़ेंगे, मतलब 20 करोड़ का साइज आपका मैंडेटरी हो जाता है। उससे बड़ी लागत वाली जो कंपनीज लिस्टिंग के तौर पे जाना चाहती है वे डेफिनेटली इसमें कर सकती हैं, मगर कुछ सिस्टमिक चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे ताकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज विद अ मच लार्जर स्केल आर ऑल्सो एबल टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस। तो आशीष, जैसा आपने आखिरी यही कहा कि बड़ी कंपनियां इसमें शामिल, हम देखते हैं कि जो सीड अप कैपिटल ले लेती हैं कंपनियां स्टार्टअप के साथ आती हैं तो वो शुरुआत में जो उनके एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वही उनमें फ्लिपकार्ट का हमारे सामने है उदाहरण, या फिर हमारे सामने हाउसिंग.com जैसे उदाहरण है। तो क्या ये कंपनियां आगे बढ़ के अब इस चीज में पार्टिसिपेट करेंगी कि वो आईपीओ लेकर आने की कोशिश करेंगे? जो सीड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, चाहे सीड इन्वेस्टमेंट के बाद सीरीज ए, सीरीज बी जो हम बोलते हैं फॉलो ऑन, उसके बाद वाले इन्वेस्टमेंट राउंड्स होते हैं, वे इन्वेस्टर्स चाहते हैं लिस्टिंग को एक एग्जिट ऑप्शन के तरीके देखना चाहेंगे। वो अगर वो मद्देनजर हम बात करें तो इसमें उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है। लिस्टिंग में होता ही है कि आप या तो ऑफर फॉर सेल करें या तो मार्केट में उतनी डेप्थ हो कि वो अपने शेयर्स लिस्टिंग के बाद उतार सके। जो फंडामेंटल इश्यूज हैं लिक्विडिटी के, वो सेबी के सोल कंट्रोल में नहीं है। तो सेबी ने अपनी तरीके से कदम उठा लिया है। सिस्टेमिक लिक्विडिटी और बाकी सारे लार्जर इश्यूज हैं, दे हैव आल्सो टू प्ले आउट नाउ फॉर दीज थिंग्स टू स्टार्ट बेनिफिटिंग द रिटेल इन्वेस्टर्स। जो आपने वेल्थ की बात कही कि इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स इन इंडिया को वेल्थ में पार्टिसिपेशन करना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट ये ऑब्जर्वेशन है पिछले 2 सालों में देखा गया है कि बल्क ऑफ द वेल्थ क्रिएशन प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज में लिस्टिंग तक हो जाता है। आप चाहे बड़े कंपनीज जो उबर है या लार्ज यूएस केसेस देखें तो ये बहुत क्लियरली विजिबल है। सो दिस इज समथिंग दैट नियम से बिल्कुल साफ तौर पर फायदा होगा। लेकिन हल्दिया साहब, आपसे जानना चाहता हूं 2 मुद्दे। जिस तरह से हम देखते थे सरकार कंपनियों के ओएफएस का ऐलान करती थी और शेयर पिट जाते थे, आज की बोर्ड बैठक में वहां से कोई खास फैसला खास तौर पर ओएफएस को लेकर भी निकल कर आया है, उसके बारे में भी बताएं हमें विस्तार से। और ये भी बताइए कि जिस तरह से अब एफपीओ के लिए पहले 3000 करोड़ रुपए की कंपनी फास्ट ट्रैक के जरिए आ सकती थी, अब उसकी जो वो है सीमा है वो घटाकर 1000 करोड़ रुपए की गई है। इससे आपको लगता है ज्यादा कंपनियां आएंगी एफपीओ के जरिए पैसा रेज करने बाजार में, क्या ये दिक्कत थी? हल्दिया साहब, आपको हमारी ओएफएस की बात करें, ये हिस्टोरिकली प्रूव हो चुका है कि पहले सरकार आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हल्दिया साहब बताइए। हेलो, बिल्कुल हल्दिया साहब बोलिए। हाँ, तो ओएफएस के बारे में बात कर रहे थे। तो ओएफएस के अंदर ये हिस्टोरिकली प्रूव हो चुका है। हाँ, ओएफएस के अंदर ये हिस्टोरिकली प्रूव हो चुका है कि जब सरकार अनाउंस करती थी किसी कंपनी का ओएफएस, उसके बाद मार्केट उस कंपनी के स्टॉक को हैमर करता था और जब फाइनली ओएफएस खुलता था तो सरकार को या तो ओएफएस को कॉल ऑफ करना पड़ता था
या फिर मजबूरन उस प्राइस पे आना पड़ता था जो कि उस समय की मार्केट प्राइस हो जाती थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले सेबी ने 2-3 बार चेंजेस किए और अभी जो गाइडलाइंस थी उसके अंदर ये प्रॉब्लम था कि 2 दिन का भी जो नोटिस पीरियड था उसमें भी मार्केट हैमरिंग हो रही थी। तो एक सजेशन जो सेबी के पास पहुंचा वो ये था कि या तो आप ओएफएस की जो ओएफएस है वो शनिवार को खोलें, जिस दिन मार्केट की ट्रेडिंग नहीं हो, ओएफएस अनाउंस करें फ्राइडे नाइट को, सैटरडे को आप ट्रेडिंग कर दें। दूसरा ये था कि आप किसी भी दिन अनाउंस करें और अगले दिन उस स्टॉक की ट्रेडिंग का सस्पेंशन कर दें ताकि एक ही टाइम पे एक ही कंपनी के 2 प्राइसेस नहीं चल रहे हो मार्केट के अंदर। सेबी ने इस बात को नहीं माना है। सेबी ने हालांकि पर एक बात को सेबी ने जो सामने रखा वो ये कहा है कि आप फॉर एग्जांपल आप मंडे को अगर ओएफएस खुलना चाहते हैं तो आप फ्राइडे को शाम को आप अपना ओएफएस अनाउंस करिए। सैटरडे को बैंकिंग हॉलीडे नहीं होता तो इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स और बाकी इन्वेस्टर्स जो पैसा मोबिलाइज करना चाहते हैं वो सैटरडे को कर सकते हैं। संडे T+T-2 में आएगा और मंडे को आपने ओएफएस खोल दिया तो जो मार्केट मैनिपुलेशन है ओएफएस खुलने से पहले होता था वो खत्म हो जाएगा। अब इसमें खाली एक मुद्दा देखने का है कि जिस दिन ओएफएस खुलेगा उस दिन क्या मार्केट मैनिपुलेशन होता है क्या। तो मेरा मानना है कि वो काफी कम हो जाएगा और सेबी को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उस दिन मैनिपुलेशन होता है तो इन्वेस्टिगेट करे, सर्वेलेंस करे और अगर कोई मैनिपुलेशन कर रहा है तो उसको पनिश करे। पर ओएफएस के अंदर एक बहुत बड़ा एक स्टेप हमने लिया है जिसके अंदर कि मार्केट ऑपरेटर्स को मार्केट में खेलने के लिए और सरकार को दबाव में लाने के लिए जो काम हो रहा था वो करीब करीब खत्म हो जाएगा। जहां तक आपने एफपीओ की और राइट्स की बात करी है, मेरा ये मानना है कि एफपीओ राइट्स करने का जो तरीका है वो इतना सिंपल हो जाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी रोज शेयर की ट्रेडिंग हो रही है, उसके रोज डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं। तो एफपीओ के लिए क्यों कंपनी को पूरा ऑफर डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, क्यों सेबी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी वक्त की कमी है इसलिए मैं बीच में रुकना चाहूंगा, लेकिन रैप अप करने से पहले आशीष, यहाँ पर जो स्टार्टअप्स के लिए ऐलान हुआ है किन कंपनियों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, किस तरह की? 2 या 3 टाइप की कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो फॉलो ऑन फंडिंग राउंड्स लेना चाहती है but which have not become very big. So mid ranges के companies where there is a decent amount of spread of retail investors, where there is one or more institutional investor who is leading the round. ये एक category of companies होंगे. And second category of companies where there is a clear upside visible for the retail, the 10 lakhs and above, that smaller category, that's still small from a startup standpoint, जहां वो participate करके upside ले सकते हैं. जी, चलिए, तो यहां पर सेबी के ऐलान और उससे स्टार्टअप्स के लिए कई नए दरवाजे खुले हैं। साथ ही जो कंपनियां लिस्ट होना चाहती है तो आईपीओ के नियमों में भी यहां पर कुछ बदलाव आते हुए सेबी की तरफ से। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लगातार 8वें दिन बाजार ने दिखाया जोश, बाजार का पूरा एक्शन इस ब्रेक के बाद। और लिस्टिंग के मोर्चे पर क्या है एल&टी का प्लान, जानेंगे एल&टी के चेयरमैन एएम नाइक से आगे। बाजार में आज लगातार 8वें दिन तेजी जारी रही। सेंसेक्स जहां 74 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 28 पॉइंट की तेजी हमने आज देखी। मिड कैप और बैंक निफ्टी में करीब ½ % की तेजी रही है। सबसे ज्यादा तेजी बैंकिंग, मेटल, कैपिटल गुड्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में देखने को मिली है। आज कोल इंडिया का शेयर भी करीब 4% चढ़ा है। साथ ही एल&टी के शेयर में भी आज मजबूती हमने देखी। हालांकि आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटो शेयरों में गिरावट हावी हुई है। गुरुवार को बाजार की एक्सपायरी होने वाली है जिस पर नजर टिकी हुई है। एल&टी इन्फोटेक की लिस्टिंग जल्द होगी, ये कहना है एल&टी के चेयरमैन एएम नाइक का। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सेबी की सहमति मिलते ही एल&टी इन्फोटेक और बाकी कंपनियों की लिस्टिंग करेगी। हमारी लिस्टिंग की प्रोसेस तो चालू हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशंस अभी बन रहे हैं और करीबन सितंबर में हम उसको फाइल करेंगे सेबी के पास। वो लोग 2-3 महीना लेंगे शायद, सितंबर से नवंबर तक, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट हम लोग उसको लिस्टिंग करेंगे समटाइम नवंबर-दिसंबर में। हम 1-2 और कंपनी, एक शायद 17 में और एक 18 में लिस्ट करने वाले हैं। सो हम हर साल एक-एक पर जा रहे हैं। जैसे कि ये साल इन्फोटेक, नेक्स्ट ईयर टेक्नोलॉजी सर्विस, फॉलोइंग ईयर शायद पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, वो बिजनेस भी अभी हमारा $1.5 बिलियन से ऊपर हो चुका है।
तो वो भी शायद हम 16-17 में लिस्ट कर सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन अपने आप जब बढ़ के 2 बिलियन क्रॉस करेगी तो शायद 17-18 में वो भी लिस्टिंग में आ जाएगी। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ब्याज दर में कटौती क्रेडिट ग्रोथ पर निर्भर करेगी और एसबीआई चेयरमैन ने यह भी कहा कि बैंक अपने इंश्योरेंस बिजनेस का हिस्सा बेचने पर विचार कर रही है। 31 मार्च 2013 से आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 8% तक रिपो रेट पे ले गए। हम लोग खाली 30 बेसिस पॉइंट बढ़ा के उसको 10% पे लाए थे। तो जब ऊपर गया तब भी हम लोग जितना आरबीआई ऊपर गया था उतना ऊपर गए नहीं थे। अभी जब आरबीआई घटाए हैं, आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट घटाए हैं, हम भी जो जितना हम ऊपर गए थे 30 बेसिस पॉइंट वो घटा दिए। सो वी आर बैक एट द सेम प्लेटफॉर्म। नाउ गोइंग फॉरवर्ड हाउ मच मोर वी कैन पास, it will depend on a number of things, but it will depend upon credit growth. We need to see credit growth coming back, and only when we see sufficient amount of credit growth and sufficient possibilities, at that point of time we can consider cutting rates further. हमारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है उनके पास they have an option to call on once the legislation comes, so they have exercised that call option. तो उनका जो स्टेक है दे वांट टू टेक इट अप टू 49%. सो वील बी लुकिंग एट दैट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दे हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड देयर विलिंगनेस टू टेक अप 10% स्टेक. सो वील बी लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज. और सरकारी बैंकों में पूंजी डालने पर वित्त सचिव और वित्त मंत्री के अलग अलग बोल. और जल्द खत्म होगा उत्तर भारतीयों का मॉनसून के लिए इंतजार. पूरी खबर ब्रेक के बाद. सरकार इस साल अपने बैंकों में करीब $3 अरब का निवेश करेगी. ये बात वित्त सचिव राजीव महर्षि ने हमसे खास बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि अगले कारोबारी साल में यह आंकड़ा $6 अरब तक पहुंच जाएगा. यही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार अगस्त तक बैंकों के मालिकाना हक और नियंत्रण की परिभाषा को भी साफ कर देगी. What we are aiming at is an infusion of about $3 billion in the current year and perhaps twice as much in the next year. So that's the broad time schedule. Whether it will happen in August or January, I can't say. It doesn't have to wait for the budget because it is a process that is ongoing and we can always seek additional funds during the supplementaries. लेकिन दूसरी ओर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि अभी ये तय नहीं किया गया है कि बैंकों में कितनी नई पूंजी डालनी चाहिए. हालांकि उन्होंने अमेरिका में कहा कि बजट में रिकैपिटलाइजेशन के आंकड़ों का जिक्र किया गया था और बैंकों को इससे ज्यादा पूंजी की जरूरत है. मानसून बिहार और झारखंड तक पहुंच गया है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन में मानसून उत्तर भारत के दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकता है. इसके साथ ही पूरे देश में इस सीजन की अब तक सामान्य से करीब 21% ज्यादा बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश मध्य भारत में हुई है. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होने यहां सामान्य से करीब 45% ज्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य से 35% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. मौसम विभाग के मुताबिक देश के करीब 78% इलाकों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हुई है. और जून में सामान्य से ज्यादा बारिश के बावजूद मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान को नहीं बदला है. मौसम विभाग के डायरेक्टर बीपी यादव ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि कई बार जून में ज्यादा बारिश के बावजूद पूरे सीजन में कम बारिश होती है. हमने कई बार देखा है कि जून में अच्छी बारिश हो जाने के बावजूद जो बाकी सीजन है उसमें बारिश में कमी रह सकती है. हमने उस आंकड़े को कोई मॉडिफाई नहीं किया है, ना ही हमारा कोई स्ट्रेटजी है. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट वैसे भी बार बार जारी नहीं होता है. लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पूरे सीजन के लिए है वो, तो वो आप हर दूसरे दिन उसको नहीं इशू कर सकते हैं. जो हमारा मेथोडोलॉजी है, जो हमारा सिस्टम है और जो हमारा फोरकास्टिंग एसओपी है उसके अनुसार हम जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जारी करना है वो कर चुके हैं. अब हम सिर्फ सेकंड हाफ में कैसा मानसून रहेगा वो अपडेट जुलाई के महीने में करेंगे. और सरकार ने जारी किए नए आईटीआर फॉर्म. रिटर्न फाइल करते वक्त किन बातों का रखें ख्याल, जानेंगे अपने टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया से इस ब्रेक के बाद.
25 जून को शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 3 अहम प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटीज मिशन, अटल मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। हमें मिली जानकारी के मुताबिक शहरी विकास मंत्रालय स्मार्ट सिटीज चुनने के लिए शहरों में प्रतिस्पर्धा कराएगा और पहले चरण में 20 सबसे अच्छे प्लान वाले शहरों को चुना जाएगा। स्मार्ट सिटीज बनने के लिए अब शहरों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। जी हां, शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्तावों के मुताबिक स्मार्ट सिटी के लिए 2 चरणों में मुकाबला होगा। हमें मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में इंट्रा स्टेट कॉम्पिटिशन होगा, जिसमें तय क्राइटेरिया के मुताबिक सभी शहरों का मूल्यांकन किया जाएगा। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय ने यह तय कर दिया है कि देश के किस राज्य से और कितने शहर स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के लिए चुने जाएंगे। सबसे ज्यादा 13 स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में होंगे। तमिलनाडु के 12 और महाराष्ट्र के 10 शहरों को स्मार्ट सिटीज के तौर पर विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 7 और गुजरात और कर्नाटक के 6-6 शहर स्मार्ट सिटीज बनेंगे। कुल मिलाकर देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज विकसित करने की योजना है, लेकिन प्राथमिकता किसे मिलेगी, ये इंटरसिटी कॉम्पिटिशन में शहरों के स्मार्ट सिटी प्लान पर निर्भर करेगा। शहरी विकास मंत्रालय अगले 3 सालों में चरणबद्ध तरीके से देश में 100 स्मार्ट सिटीज चुनेगा। हमें मिली जानकारी के मुताबिक इस साल के आखिर तक 20 स्मार्ट सिटीज को चुना जाएगा, जबकि बाकी बची 80 स्मार्ट सिटीज का चुनाव 2017-18 तक पूरा कर लिया जाएगा। रैंकिंग में सबसे ऊपर आए 20 स्मार्ट सिटीज के बाद बाकी 80 शहरों को खुद के प्लान में सुधार का मौका दिया जाएगा। स्मार्ट सिटीज के अलावा देश भर से अब तक 476 शहरों की अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी AMRUT के लिए पहचान की गई है। ये सारे शहर कम से कम 1 लाख की आबादी वाले होंगे। इन शहरों को बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मदद भी दी जाएगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भावनगर ऐसा ही एक शहर है जिसे देश की फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया कहा जा सकता है। भावनगर देश के उन शहरों में से एक है जो उभरते भारत की कामयाबी की कहानी लिख सकता है। आज हम बता रहे हैं भावनगर के बारे में, कैसा भावनगर का अतीत और किस तरह बदल रही है इसकी तस्वीर। आइए देखते हैं। भावनगर, गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी। कहते हैं यहाँ के लोग और इस शहर की मिट्टी में कुछ ऐसा जादू है कि यहाँ आने वाला बस यहीं का होके रह जाता है। राजस्थान के गोहिल वंश के महाराजा भाव सिंह जी गोहिल ने खंबात की खाड़ी से सटे इस शहर को सन 1724 में अपनी राजधानी के तौर पर बसाया। आज की तारीख में भावनगर भले ही पश्चिम गुजरात में बसा एक शहर हो, पर भावनगर में काफी संभावनाएं हैं। ज्योग्राफिकली अगर देखें तो गल्फ ऑफ खंबात या खंबात की खाड़ी में भावनगर है। इसका मतलब यहाँ पर समुद्र भी है, मैरीटाइम इंडस्ट्री यहाँ पर पनप सकती है, साथ में सी से ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। इसके अलावा एयर कनेक्टिविटी भी यहाँ पर है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो भावनगर में एक फ्यूचर सिटी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। भावनगर हमेशा से ही भविष्य के लिए तैयार रहा है। यहाँ के महाराजा ने भविष्य को ध्यान में रखकर कई साल पहले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया जो आज भी काम आ रहा है। पूरे इंडिया में सबसे पहले गेटवे सिस्टम समुद्र तट पर कायम किया, जिसमें हाई टाइड के टाइम पूरी टनल को पानी से फुल अप कर दिया जाता था और लॉक कर दिया जाता था। जब गल्फ के देशों से खजूर और दूसरे खाद्यान्न पूरे गुजरात के लिए यहाँ आते थे, तो इन खाद्यान्नों को टनल के माध्यम से किनारे तक लाया जाता था। डेमोक्रेसी के पहले यहाँ राज्य व्यवस्था में भी डेमोक्रेसी थी। सबसे पहले यहाँ प्रतिनिधि सभा होती थी और गोहिलवाड़ के सभी गांव और ब्लॉक के प्रतिनिधि राज की आम सभा में बैठते थे। इसके अलावा अंडरग्राउंड ड्रेनेज वाले पहले भारतीय शहरों में भावनगर का नाम था। देश को मिलने वाले पहले 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भावनगर में थे। 100 मीटर चौड़ी ड्रेनेज लाइंस भी यहाँ काफी पहले से बन गई थी। कुल मिलाकर आजादी के पहले ही भावनगर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था, जिसके ऊपर आज के भावनगर की नींव रखी गई।
इसके अलावा देश के इतिहास में भी भावनगर का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। 565 रजवाड़ों में से जिस रजवाड़े ने सबसे पहले भारत के एकीकरण में, भारत में विलय के लिए सबसे पहले आया, वो भावनगर था। आजादी के बाद भी भावनगर अपनी राह पर चलता ही रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड अलंग भावनगर में ही है, जहां दुनिया भर से पानी के जहाज अपनी अंतिम यात्रा के लिए आते हैं। जहाजों से निकला ढेरों टन स्टील और कई एंटीक सामान हजारों लोगों को रोजगार देता है। भावनगर में जहाज तोड़े ही नहीं, जोड़े भी जाते हैं। इसके साथ साथ गुजरात के काठियावाड़ में आने वाले इस शहर में हीरे की चमक भी पिछले कुछ दशकों से अपनी एक अलग पहचान बना रही है। एक जमाने में कला और साहित्य के लिए मशहूर ये शहर आज कायम चून जैसे ब्रांड के कारण भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठा है। इस शहर में आज अपनी खुद की यूनिवर्सिटी है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए अपना खुद का एयरपोर्ट और शिपिंग पोर्ट है। 24 घंटे पानी और बिजली की सुविधा है और यहाँ के लोगों में कुछ कर गुजरने की हसरत ही शायद भावनगर को आने वाले सालों में फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बना सकती है। और फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया भावनगर पर हमारी ये खास पेशकश देखिए इस रविवार 28 जून को सुबह 10 बजे। और सरकार ने जारी किए नए ITR फॉर्म्स। और जब आ गए फॉर्म तो रिटर्न फाइल करते वक्त किन बातों का रखे ध्यान, जानेंगे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया से इस ब्रेक के बाद। सरकार ने नए इनकम टैक्स रिटर्न के नए फॉर्म जारी कर दिए हैं। नए फॉर्म्स के मुताबिक अब लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त विदेश यात्रा का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ पासपोर्ट नंबर देना ही काफी होगा। हालांकि पिछले वित्त वर्ष में ऑपरेशनल सभी सेविंग्स या करंट अकाउंट बैंक अकाउंट की जानकारी फॉर्म में देनी होगी। इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म में आधार नंबर भी भरने का कॉलम बनाया है। इनकम टैक्स पेयर्स 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नए टैक्स रिटर्न फॉर्म की अधिसूचना जारी होने के बाद अब रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए फॉर्म्स में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त लोगों को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया। लखोटिया जी, स्वागत है आपका आवाज एट 9 में। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि ITR 1 से शुरुआत करेंगे। क्या बदलाव है इस बार के फॉर्म्स में पिछले फॉर्म्स के मुकाबले? काफी लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारे पास आ गए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। और जो पहले फॉर्म आए थे बड़े कॉम्प्लिकेटेड, बहुत मोटे ताजे पहलवान टाइप के फॉर्म थे। अब फॉर्म हमारे सिंपल हो गए, इजी हो गए हैं, जिससे टैक्स पेयर को रिटर्न भरने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कौन कौन से है रिटर्न फॉर्म जिनमें से चयन किया जा सकता है, कौन सा मेरे लिए है एप्लीकेबल। पहले है फॉर्म नंबर 1, उसके बाद है फॉर्म नंबर 2, उसके पश्चात है फॉर्म नंबर 2A और उसके बाद है फॉर्म नंबर 4F। अब जरा देखिए, फटाफट देख ले क्या क्या है बदलाव किसमें। पहला नंबर फॉर्म सिंपल, सैलरी वेतनभोगी कर्मचारी के लिए, एक प्रॉपर्टी हो उसके पास, फॉरेन में कोई एसेट नहीं हो। दूसरा रिटर्न फॉर्म, जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉर्म नंबर 2, ये है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी इनकम है बिजनेस या प्रोफेशन से, विदेश में आय है या विदेश में एसेट्स है। नेक्स्ट फॉर्म है फॉर्म नंबर 2A, पहली बार आया है ये फॉर्म नंबर 2A फॉर इंडिविजुअल एंड HUF, खासतौर से ऐसे व्यक्ति जिनके इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, जिनके कैपिटल गेन्स की इनकम चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म नहीं है, जिनके विदेश में पूंजी या विदेश से आय नहीं है, वे व्यक्ति भर सकते हैं फॉर्म नंबर 2A।
और लास्ट वाला है फॉर्म नंबर 4S सुगम इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, ताकि ऐसे व्यक्ति जिनके बिजनेस है, छोटा व्यापार है और टर्नओवर के बेसिस पे इनकम दिखलाते हैं, उनके लिए ये है फॉर्म। कुल मिलाकर बड़ा सिंपल है फॉर्म, और 4 पेज का एक अलग अनेक्सर दे दिया गया है जो कंपलसरी नहीं है भरना, पर भरना चाहे तो भर दें, देख के, रिक्वायरमेंट देख के। और हाँ, बैंक अकाउंट आपको देने हैं सभी जो ऑपरेशनल हैं, ऑपरेशनल नहीं हो उनकी डिटेल मत दो। और इनमें से भी जिस बैंक अकाउंट में आप चाहते हो मुझे रिफंड मिले, उसको अलग से मार्किंग कर दो। विदेश यात्रा डिटेल देना नहीं, केवल पासपोर्ट नंबर देना है, ये है नए बदलाव। जी, तो सुभाष जी आपने काफी कुछ बता दिया, लेकिन कुछ और खास बातें जो भरते वक्त अगर आप ध्यान में रखें इन नए फॉर्म्स के हिसाब से। नए फॉर्म्स के साथ एक दो बातें जो ध्यान रखने वो है, पहला तो आपको पैन नंबर तो लिखोगे ही, आधार नंबर लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा, और उसके अलावा फॉरेन एसेट सबसे इंपॉर्टेंट है, फॉरेन इनकम है सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। फॉर्म सिंपल है, छोटा है, 4 पेज की जो डिटेल्स हैं वो भी कंपलसरी नहीं है भरना, पर मैं तो सजेस्ट करूंगा एक बार आ जाने दो पूरा डिटेल फॉर्म, उसके बाद अगर उस डिटेल को भरने में कोई तकलीफ नहीं हो तो हमें उसको भर देना चाहिए, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। कुल मिलाकर सिंपल एंड ईजी है। पहले वाला जो फॉर्म आया था जो 2-3 महीने पहले, उसके अंदर 14 पेजेस थे। ये फॉर्म सिंपल है, इजी टू फिल अप, इजी टू ऑपरेट। साथ ही आधार नंबर भी भरना होगा अब की बार। आधार नंबर भरने के बाद जब हम फॉर्म डिस्पैच कर देते हैं तो हम प्रक्रिया को पूरा समझें। बिल्कुल, आधार नंबर एक वन ऑफ द आइटम है, इतने कॉलम है, उसमें पैन नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट है पैन नंबर, उसके बाद है आधार नंबर, उसके बाद है पासपोर्ट नंबर। और पासपोर्ट नंबर नहीं मालूम, ये नहीं है, ये नहीं गए विदेश, नहीं भी भरे तो चलेगा। जी लखोटिया साहब, यहाँ पर पूछने का एक तात्पर्य और था कि जब हम फॉर्म भर के भेज देते हैं और उसके बाद हमें डिजिटल सिग्नेचर जिन लोगों के पास नहीं होते हैं तो एक जो फॉर्म साइन करके बाकायदा बेंगलोर भेजना पड़ता है, क्या आधार भरने के बाद उसकी जरूरत नहीं होगी या अभी भी करना होगा ऐसा? अभी तो जरूरी है। सरकार, मुझे आशा है सरकार शायद ऐसा लास्ट से सोच रही नियम बनाना कि बेंगलोर में अलग से प्रक्रिया अपनाना, डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो ऐसे व्यक्तियों के लिए, उसको हटाने का कुछ प्रस्ताव कर रही थी, पर अभी तक वो नहीं आया है। जी लखोटिया साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को नए फॉर्म के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ एस्मा लगा दिया है। उधर सरकार के अल्टीमेटम के बावजूद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। दिल्ली सरकार के मुताबिक डॉक्टरों की सभी मांगे मान ली गई हैं और काफी डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। साथ ही भरोसा दिया गया है कि जल्द ही दूसरे डॉक्टर्स भी काम पर लौटेंगे, लेकिन इसके उलट रेजिडेंट डॉक्टरों का कहना है कि उनकी कोई मांग नहीं मानी गई है और वो एस्मा से नहीं डरते हैं और वो गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार है। AIPMT की परीक्षा की नई तारीख आ गई है। परीक्षा 25 जुलाई को होगी और CBSE की तरफ से प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जिसके बाद परीक्षा फिर से कराए जाने का आदेश हुआ था और अब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। CBSE ने साफ किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए फिर से फॉर्म नहीं भरने होंगे। ललित मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। काले धन पर गठित की गई SIT का शिकंजा अब ललित मोदी की तरफ बढ़ने लगा है। SIT ने IPL में हुई आर्थिक गड़बड़ियों की जांच कर रही तमाम संस्थाओं से ललित मोदी की भूमिका पर जानकारी मांगी है। इन संस्थाओं में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हैं। SIT के साथ CBDT, ED, FIU, CBI और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया गया। मुंबई जहरीली शराब कांड के मास्टरमाइंड को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। मालूम चला है कि आरोपी गुजरात से केमिकल लाकर मुंबई में अवैध शराब बनाता था। मालवनी मामले में 102 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और कईयों की आंखों की रोशनी पर भी असर पड़ा है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों ने पीड़ितों को केमिकल और पानी मिलाकर दिया है। उधर महाराष्ट्र कैबिनेट ने पूरे मामले पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। मकोका लगाने पर चर्चा यहां की जा रही है। उधर मलाड में भी जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है।
और बारिश की अब नो टेंशन, ब्रांडेड शूज और बैग साफ करेगा ज़ेपैटो। पूरी खबर ब्रेक के बाद। और नए अवतार में पेश की गई वॉक्सवैगन की वेंटो। पूरी खबर ब्रेक के बाद। टैक्स चोरी रोकने और टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए सरकार ने ठोस रणनीति तैयार की है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस रणनीति के तहत इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसे अलग अलग टैक्स चुकाने वाले लोगों के आंकड़ों को आपस में मिलाकर उन लोगों की पहचान की जाएगी जो टैक्स की चोरी करते हैं। पूरी खबर के लिए चलेंगे दिल्ली, जहां मौजूद है हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, सरकार ने जो रणनीति तैयार की है वो कैसे काम करेगी, कैसे शिकंजा कसेगा टैक्स की चोरी करने वालों? देखिए, दरअसल रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपने सभी टैक्स ऑफिसर्स को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो लोग सर्विस टैक्स चुकाते हैं, जो लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं, उन सभी के आंकड़े जुटाए जाए और उन सभी के आंकड़ों का मिलान किया जाए और ये देखा जाए कि जो लोग सर्विस टैक्स जिस अनुपात में चुका रहे हैं, क्या उस अनुपात में इनकम टैक्स चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, जो लोग एक्साइज ड्यूटी चुका रहे हैं, क्या उस अनुपात में इनकम टैक्स चुकाया जा रहा है कि नहीं चुकाया जा रहा है। इसी तरह राज्यों को वैट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को भी चिट्ठी लिखा गया है और उनसे भी आंकड़े मांगे जा रहे हैं। इन आंकड़ों को जुटा करके, इनकी मिलान करके सरकार ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो टैक्स के दायरे में तो आते हैं लेकिन टैक्स की चोरी करते हैं या फिर जानबूझकर टैक्स नहीं चुकाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी और फिर इनसे टैक्स वसूली का अभियान शुरू किया जाएगा। ये सरकार की कोशिश है टैक्स चोरी पर शिकंजा कसने के लिए और खासतौर से टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए। शुक्रिया तमाम डिटेल्स से लक्ष्मण। आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी व्हीकल के लिए मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज नया कमर्शियल व्हीकल लॉन्च किया है। महिंद्रा ने इसका नाम जीतो रखा है। जीतो 600 किलो सामान ढोने की क्षमता वाला छोटा ट्रक है और इसकी कीमत करीब 2.5 लाख से शुरू होती है। जीतो में 625 सीसी का डीजल इंजन लगा है जो 11 हॉर्स पावर ताकत देता है। कंपनी के अनुसार इसकी माइलेज 37 किलोमीटर है और ये टाटा की एस पियाजियो जैसी गाड़ियों से मुकाबला करेगा। लेकिन क्या जीतो के लॉन्च के बाद बिक्री में इजाफा होगा, इस पर बात की हमारी संवाददाता सोनम ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रेसिडेंट पवन गोयनका से। जब हमने प्लानिंग की थी उस समय एससीवी सेगमेंट जो था बहुत बढ़ के आगे बढ़ रहा था और पिछले 2 साल तक काफी आगे बढ़ा, 40% ग्रोथ पर साल हुई है। इन द लास्ट 2 ईयर थोड़ा स्लो डाउन जरूर हुआ है, लेकिन ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट एक बहुत अच्छा सेगमेंट है हमारे जो स्मॉल ऑपरेटर्स के लिए, जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि सेगमेंट बढ़ेगा, आगे जरूर बढ़ेगा। हो सकता है कि 6 महीने लगे, हो सकता है 1 साल लगे, तो वो चीजें होती रहती हैं, सेगमेंट ऊपर नीचे होता है। लेकिन हमारी लॉन्च आ रही है इस गाड़ी की, इस सेगमेंट में आ रही है। ये सेगमेंट काफी बड़ा सेगमेंट है, 2.5 लाख व्हीकल का सेगमेंट है। हमारा मार्केट शेयर इसमें केवल 16% है अभी, तो हमारे लिए काफी अभी जगह है आगे बढ़ने के लिए, इवन विद द करंट सेगमेंट साइज। एंड वी डू एक्सपेक्ट सेगमेंट टू गो अप, सो विद मार्केट शेयर एंड सेगमेंट ग्रोइंग वी डू एक्सपेक्ट दैट वी विल गेट गुड वॉल्यूम आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री को लेकर कि फाइनेंशियल 16 में 20% ग्रोथ दिखाई देगा, आपने ये नंबर भी दिया था हमें। तो ये तो एमएचसीवी के कारण आप इतना अच्छा बूस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एलसीवी के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना % ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है? अभी इस साल जो एलसीवी यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर फ्लैट व्हीकल रही, फ्लैट डिमांड रही इस साल, तो वो अच्छा रहेगा इस सेगमेंट के लिए। एंड देन नेक्स्ट ईयर द सेगमेंट शुड ग्रो। अभी जो थोड़ा स्लो डाउन हुआ है रूरल इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, उससे भी इस गाड़ियों की बिक्री कम होती है क्योंकि ये गाड़ियां उस काम में काफी ज्यादा यूज की जाती हैं। तो आई डू एक्सपेक्ट कि दिस ईयर विल बी फ्लैट। दिस इज नॉट, I won't say this is a projection, but I would say this is more of an expectation in terms of what I would like to see in the segment, and then come back to a growth path next year. सेडान सेगमेंट में प्रीमियर फीचर के लिए मशहूर कार वॉक्सवैगन वेंटो नए अवतार में लॉन्च हो गई है। नई वेंटो की कीमत करीब 7.25 लाख से शुरू होती है। नई वेंटो के फ्रंट और रियर में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इसमें नई बोनेट हुड, 3 लाइन वाले क्रोम फिनिश ग्रिल के साथ रियर बम्पर को भी नया शेप दे दिया गया है, जबकि इसके इंजन और बॉडी में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। इसके साथ ही इसके टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिए गए हैं। Improve its aerodynamics, and together with some internal engine friction reduction, we've increased the mileage of the car, most importantly. And then we've added some substantial features like a cruise control, which gives real driving pleasure to people, especially with automatic gearboxes. And we added some small things that are very vital, like cooled glove boxes. And we also brought in more chrome on the exterior that makes the car look more appealing to Indian customers.
बारिश के दौरान अगर आपके ब्रांडेड शूज या बैग्स पानी और कीचड़ में खराब हो गए हैं तो आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी इन महंगी और ब्रांडेड चीजों का मेकओवर करने के लिए मुंबई में खुली है एक खास लॉन्ड्री। प्रेस्टो ने ज़पैटो नाम से ये लॉन्ड्री खोली है और कैसी है ये शू लॉन्ड्री, आइए देखते हैं। मॉनसून अब मुंबई में दस्तक दे चुका है। इसने मौसम को तो खुशनुमा बना दिया है पर कपड़ों और जूतों का हाल बेहाल कर दिया है। कपड़ों को तो हम फिर भी ड्राई क्लीनिंग के लिए दे सकते हैं, पर जूतों का क्या? तभी तो हम इस लॉन्च में आए हैं। प्रेस्टो ने एक्सक्लूसिवली शू रिपेयर के लिए लॉन्च किया है ज़पैटो। यहाँ पे सिर्फ शूज ही नहीं, लेदर बैग्स, लेदर बेल्ट, सब कुछ रिपेयर हो सकता है। एक शू लॉन्ड्री, आइए चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे शूज रिपेयर और रेस्टोर होते हैं। ब्रांडेड शूज, बैग्स और लेदर के दूसरे सामानों को नया लुक देने से पहले होती है इनकी जांच, ताकि पता चल सके कि ये किस मटेरियल से बने हैं और उसी हिसाब से होता है उनका ट्रीटमेंट। पहले इन्हें साफ किया जाता है, फिर होती है पॉलिश, आखिर में होता है क्वालिटी चेक। लेदर की ये ब्रांडेड चीजें अब आपको लौटाई जाती हैं तो ऐसा लगता है कि मानो इन्हें शोरूम से खरीद कर निकले हों। स्पेशली इन दिस वेदर कि जहाँ पे लेदर को जो है वो उनको स्टोर करना, उनकी जो सर्विस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो यस, दिस इज द बेस्ट थिंग दे आर स्टार्टिंग नाउ। यहाँ आपको अपने शूज खराब नहीं करना, आप यहाँ पे हर 6 महीने भेज दो, उसको साफ रखो और अगर वो साफ रहेगा तो ह्यूमिडिटी उसको नहीं छुएगी और वो अच्छा रहेगा। ये लॉन्ड्री गुची और प्राडा जैसे महंगे ब्रांड अफोर्ड करने वालों को ध्यान में रखकर ही शुरू की गई है। एक टूटी हील ठीक करने के लिए भी आपको 1000 रुपए से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। You want to keep your shoe really beautiful and good, so the cleaning, repairing and restoring has to happen with by an expert। काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे कस्टमर खुश है। मोर देन 5000 कस्टमर्स ऑलरेडी है हमारे पास, और जो कि बहुत ही खुश है हमारे सर्विस से और रेगुलरली हमें यूज कर रहे हैं। और हमें यूज करने का मतलब कारण भी है उनके पास, क्योंकि हमारे पास बेस्ट एक्सपर्टीज है। कंपनी ऐसे शोरूम दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी खोलने वाली है। कंपनी जल्द ही एक ई-कॉमर्स साइट भी लॉन्च करने वाली है। रानिका शर्मा के साथ करिश्मा खिडिया, मुंबई। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटिव फेस्टिवल की शुरुआत भारत के लिए अच्छी रही है। कान लायन 2015 में देश की एजेंसीज ने प्रिंट कैटेगरी में कमाल दिखा दिया है। तो कहां कहां अब तक रहा भारत का प्रदर्शन बेहतरीन और कहां चूक गए, हम बता रही हैं कान से हमारी संवाददाता शिवानी खत। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के सबसे बड़े फेस्टिवल कान लायन 2015 में 4 कैटेगरीज में मेडल्स दिए गए हैं और चारों कैटेगरीज में बड़े अवार्ड्स, ग्रां प्री भी दिए गए हैं। हमारे देश को इन चारों कैटेगरीज में से सिर्फ एक ही कैटेगरी में मेडल मिला है। हमारे देश की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले ग्रां प्री की बात करते हैं। ग्रे लंदन को वोल्वो यूके के लाइफ पेंट इस कैंपेन के लिए प्रोमो और एक्टिवेशन इस कैटेगरी में ग्रां प्री मिला है। गूगल के कार्डबोर्ड माउंटेन व्यू इस कैंपेन को मोबाइल इस कैटेगरी में ग्रां प्री मिला है। ब्यूनोस एरीज के पब्लिक बाइक सिस्टम इस कैंपेन को प्रेस इस कैटेगरी में ग्रां प्री मिला है। और ग्रे न्यूयॉर्क की सुपर बोल के इर्द गिर्द बनाए ट्विटर के कैंपेन, वोल्वो के लिए बनाए ट्विटर के कैंपेन को डायरेक्ट इस कैटेगरी में ग्रां प्री मिला है। इंडियन अवार्ड्स में मैकैन वर्ल्ड ग्रुप मुंबई को 2 सिल्वर मेडल्स मिले हैं, एक डाबर के लिए मिला है और एक डिश टीवी के लिए मिला है। ग्रे मुंबई को DHL एक्सप्रेस कुरियर सर्विस इस कैंपेन के लिए एक सिल्वर मेडल मिला है और टैपरूट के मुंबई मिरर इस कैंपेन को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। चलिए इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आपसे कल फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।